हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीसीएस निर्वाणा। तो आज हम लोग यहाँ पर करंट अफेयर्स की 2020 सीरीज़ कर रहे हैं। ये करंट अफेयर्स 2020 सीरीज़ का पार्ट 3 है, जिसमें हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कर रहे हैं यूपी पीसीएस, बीपीएससी और आरओ के लिए। और ये एक रिवीजन सीरीज़ है। इसमें हम लोग जो है क्वेश्चन आंसर के थ्रू अपना रिवीजन कर रहे हैं और चेक कर रहे हैं कि हमारी तैयारी कैसी चल रही है। ये करंट अफेयर्स की संजीवनी के तरीके हैं, जिसमें आप जो है करंट अफेयर अगर इसको आप अच्छे से पढ़ लेते हैं, इन क्लासेस को कर लेते हैं, तो आपके ये मार्क्स आने की, करंट अफेयर सही होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो हम अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। ऑलरेडी ही सिर्फ 25 दिन बचे हैं पेपर को। तो हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, नोमैडिक एलिफेंट 2024 के संबंध में सही कथन है। तो नोमैडिक एलिफेंट जो है एक एक्सरसाइज है और इसके बारे में दो कथन दिए गए हैं। पहली स्टेटमेंट है कि ये भारत एवं मलेशिया के मध्य आयोजित होने वाला युद्धाभ्यास है, और दूसरा स्टेटमेंट है इसका आयोजन उमरोई मेघालय में किया गया है। तो हमें बताना है कि इसमें से कौन सा सही कथन है। तो इसके ऑप्शंस हैं केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ऑप्शन डी है ना तो एक और ना ही दो। तो इसका सही कथन क्या होगा, आप लोग अपनी कॉपी के ऊपर जो है आंसर साथ में लिखते जाइएगा, और जो सही होगा उसको टिक और जो गलत होगा उसको क्रॉस करते जाइए। और क्लास के लास्ट में आप बताइएगा कि आपके 20 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल दो। क्यों? यानी कि इसका आयोजन उमरोई मेघालय में किया गया है। तो अगर नोमैडिक एलिफेंट भारत और मलेशिया के बीच में, पहली स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे मलेशिया की जगह पे मंगोलिया होगा। तो जो है नोमैडिक एलिफेंट जो है ये होता है भारत और मंगोलिया के बीच युद्धाभ्यास, और इसका आयोजन इस साल 2024 में उमरोई मेघालय में किया गया है। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है। और हमें ये याद रखने के साथ साथ कि किन दो देशों के बीच में होता है, इसके साथ हमें ये भी याद रखना है कि ये कहाँ पर आयोजित किया गया है। तो ये नोमैडिक एलिफेंट 2024 उमरोई मेघालय में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जुलाई 2024 में टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड ने निम्नलिखित में से किस स्थान से उत्तर प्रदेश में घर घर सोलर टाटा पावर के संग पहल की शुरुआत की है। इसके ऑप्शंस हैं मिर्ज़ापुर, ग्रेटर नोएडा, कानपुर या फिर वाराणसी में। तो उत्तर प्रदेश में घर घर सोलर जो है पहल शुरू की गई है। इसकी ये घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी, और ये उत्तर प्रदेश जो है पहला स्टेट है जिसने जो है इसको शुरू किया है। तो उत्तर प्रदेश सरकार के साथ टाटा पावर सोलर सिस्टम जो है वो कोलैबोरेट कर रहे हैं, और उन्होंने जो है इसकी शुरुआत की है। तो इसकी शुरुआत किस ज़िले से की गई है या किस जगह से की गई है। तो इसमें ऑप्शन हमारे पास है मिर्ज़ापुर, या फिर ऑप्शन बी है ग्रेटर नोएडा, ऑप्शन सी है कानपुर, या फिर ऑप्शन डी है वाराणसी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, वाराणसी। वाराणसी से उत्तर प्रदेश में घर घर सोलर जो है पहल की शुरुआत की गई है। इसके लिए 1 करोड़ घरों का लक्ष्य रखा गया है, जिनकी छतों पे सोलर पैनल रखे जाएंगे, ताकि रीन्यूएबल एनर्जी या सोलर एनर्जी को मैक्सिमम जो है हम यूटिलाइज कर सकें। नेक्स्ट हमारा थर्ड क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने निम्नलिखित में से किस राज्य में विश्व शांति बौद्ध विहार का उद्घाटन किया है। तो इसका जो है कौन सी जगह है, विश्व शांति बौद्ध विहार। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व शांति बौद्ध विहार का उद्घाटन कहाँ किया गया है। ऑप्शन है ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, या फिर ऑप्शन डी राजस्थान में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में भी कहाँ पर, लातूर में। तो लातूर महाराष्ट्र में जो है विश्व शांति बौद्ध विहार का उद्घाटन किया गया है। और इसका उद्घाटन किसने किया है, इसका उद्घाटन किया है हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने। तो हमें याद रखना है विश्व शांति बौद्ध विहार का उद्घाटन कहाँ हुआ है, उद्घाटन हुआ है लातूर महाराष्ट्र में। इसको किसने किया है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने मोजाम्बिक और तंजानिया के साथ मिलकर आईएमटी ट्राइलेट त्रिकोणीय अभ्यास 2024 का आयोजन किया है। इस अभ्यास में भारत का प्रतिनिधित्व किस किया है। तो भारत मोजाम्बिक और तंजानिया के ने मिलके एक जो है
त्रिकोणीय अभ्यास किया है, उसका नाम है IMT ट्राइलेट त्रिकोणीय अभ्यास। ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि शायद फर्स्ट था और इसको जो है याद रखना। और ये कहाँ पर आयोजित हुआ था? इसको आयोजित किया गया था मोजाम्बिक में। IMT ट्रिपल ट्राइलेट जो है वो, इसमें I फॉर इंडिया है, M फॉर मोजाम्बिक है और T फॉर तंजानिया है। आप इससे जो है हिंट लेके इसको याद रख सकते हो कि कौन सी 3 कंट्रीज़ हैं, इंडिया, मोजाम्बिक और तंजानिया। तो अब ये आयोजन तंजानिया मोजाम्बिक में हुआ था। तो इसको जो है, इसमें भारत की तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया था, क्वेश्चन ये है। तो ऑप्शंस हैं INS तीर और INS तलवार, ऑप्शन बी है INS तलवार और INS किल्टन, ऑप्शन सी है INS तीर और INS सुजाता, या फिर ऑप्शन डी है INS सुजाता और INS अरघटी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, INS तीर और INS सुजाता ने IMT ट्रिलेट त्रिकोणीय अभ्यास 2024 में भाग लिया है। INS तीर और INS सुजाता ने, ये याद रखना है। नेक्स्ट चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? तो ये हमें कुछ जो है सुमेल वाला क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो एक तरफ हमें दिवस दिया गया है और दूसरी तरफ उनकी तारीख दी गई है और हमने देखना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो पहला ऑप्शन है विश्व हाथी दिवस, 12 अगस्त को मनाया जाता है, या फिर अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस भी 12 अगस्त को मनाया जाता है, या फिर विश्व मानव तस्करी निरोध दिवस 30 जुलाई को मनाया जाता है, या फिर विश्व शरणार्थी दिवस 21 जून को मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर आप बताइए क्या हो सकता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, विश्व शरणार्थी दिवस। तो विश्व शरणार्थी दिवस जो है 21 जून को नहीं मनाया जाता बल्कि ये 20 जून को मनाया जाता है। बाकी तीनों सुमेल सही हैं कि विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है, उसी दिन पे अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस भी मनाया जाता है और जो विश्व मानव तस्करी निरोध दिवस है ये 30 जुलाई को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की थीम पूछ सकते हैं, तो आप एक बार इसको सुन लीजिए। फ्रॉम क्लिक टू प्रोग्रेस, यूथ्स डिजिटल पाथवे फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसकी थीम है। फ्रॉम, आप पहली दो एक लाइन याद रख सकते हैं, फ्रॉम क्लिक टू प्रोग्रेस, आप इसको लिख के रख सकते हैं। फ्रॉम, थीम इसका क्या है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की? फ्रॉम क्लिक टू प्रोग्रेस, यानी कि डिजिटल पाथवे फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसका थीम आ जाएगा। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि मिशेल बर्नियर हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? तो मिशेल बर्नियर जो हैं वो नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं और कहाँ के नियुक्त हुए हैं यही पूछा गया क्वेश्चन में। तो इसके ऑप्शंस है, ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी इटली, ऑप्शन सी स्वीडन, या फिर ऑप्शन डी फ्रांस में। तो मिशेल बर्नियर जो हैं वो किस देश के राष्ट्र प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, फ्रांस। जो है मिशेल बर्नियर हाल ही में फ्रांस के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किससे किसे उत्तर प्रदेश का राज्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो राज्य निर्वाचन आयुक्त यानी स्टेट इलेक्शन कमीशनर किसे नियुक्त किया गया, अपॉइंट किया गया है? इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए मनोज कुमार, ऑप्शन बी है राज प्रताप सिंह, ऑप्शन सी है अरुण कुमार, या फिर ऑप्शन डी है वेंकटेश्वर वधालू। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राज प्रताप सिंह। उत्तर प्रदेश का राज्य निर्वाचन आयुक्त जो है नियुक्त किया गया है, अपॉइंट किया गया है राज प्रताप सिंह जी को। और ये जो है इनकी नियुक्ति होती है आर्टिकल 243 के अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लॉरेस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 किसे प्रदान किया गया है? लॉरेस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2024 किसे प्रदान किया गया है? ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इसको हम लोग इसमें ऑप्शंस देख लेते हैं। हमारी ऑप्शंस क्या हैं इसमें? पहली ऑप्शन है सिमोन बाइल्स अमेरिका, दूसरी ऑप्शन है कैरोलिना मारिन स्पेन की, ऑप्शन सी है अटाना बोनमाटी भी स्पेन की, या फिर ऑप्शन डी है नाओमी ओसाका जापान की। तो लॉरेस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है ऑप्शन सी एटाना बोनमाटी को। और
ये वुमेन की कैटेगरी में दिया गया है एटाना बोनमाटे स्पेन को, और मेन की कैटेगरी में दिया गया है नोवाक जोकोविक को। NZ यानी मेन की कैटेगरी में नोवाक जोकोविच को दिया गया है और वुमेन की कैटेगरी में एटाना बोनमाटे स्पेन को दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यानी कि हमें दो स्टेटमेंट दी गई हैं और हमें पहचानना है कि हमारी दो में से कौन सी स्टेटमेंट सही है या फिर दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। तो पहली स्टेटमेंट क्या है? 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन नासिक महाराष्ट्र में किया गया है। ऑप्शन दो स्टेटमेंट 2 है, इस संस्करण का विषय विकसित भारत @2047 है, युवाओं के लिए युवाओं के द्वारा था। तो इसमें हमने सही कथन पहचानना है कौन सा है, क्या पहला कथन सही है या फिर केवल दूसरा कथन सही है या फिर दोनों ही कथन सही है या फिर या ना तो एक ना ही दो कथन सही है। तो हमारे इसमें क्या सही आंसर होगा? इसमें दोनों ही कथन सही हैं, यानी कि ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों सही हैं। 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन नासिक महाराष्ट्र में किया गया था और इसका जो विषय था वो विकसित भारत @2047 युवाओं के लिए युवाओं के द्वारा था। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि उपन्यास काइरोस के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 के विजेता जेनी एर्पेनबैक किस देश से संबंधित हैं? ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी जर्मनी या फिर ऑप्शन डी इटली। तो काइरोस जो है, हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ की। इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ किसको दिया गया है? ये दिया गया है जेनी एर्पेनबैक को। किसको दिया गया है? दिया गया है जेनी एर्पेनबैक को। और उनको किस लिए दिया गया है? उनके उपन्यास काइरोस के लिए। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो है दिया गया है जेनी एर्पेनबैक को। और किस लिए दिया गया है? उनके उपन्यास काइरोस के लिए। अब जेनी एर्पेनबैक किस देश से संबंधित हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी जर्मनी से। यानी जर्मन जो जेनी एर्पेनबैक है वो जर्मन के हैं। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना बहुत अच्छे से, ये क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो 2024 के संबंध में सही कथन कौन सा है? क्या कथन एक इसका आयोजन ग्रेटर नोएडा में किया गया है, ये सही है, या कथन 2 इसका भागीदारी देश नीदरलैंड था, ये सही है। तो इस हमें आंसर ऑप्शन हमारे आ जाएंगे कि क्या केवल एक कथन सही है, क्या केवल दो कथन सही है, या फिर एक और दो दोनों कथन सही हैं, या फिर ऑप्शन डी है ना तो एक ना ही दो कथन सही है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो के बारे में ये पूछा गया है और सही कथन पूछा गया है। तो इसमें जो है पहला कथन तो सही है कि इसका आयोजन ग्रेटर नोएडा में किया गया था, लेकिन दूसरा जो है स्टेटमेंट वो गलत हो जाता है क्योंकि इसका भागीदारी देश नीदरलैंड ना होकर वियतनाम है। तो इसका भागीदारी देश नीदरलैंड ना होकर वियतनाम है। इस प्रकार हमारा पहली स्टेटमेंट सही हो जाती है, दूसरी स्टेटमेंट गलत है, तो हमारा आंसर आ जाएगा केवल एक, यानी कि इसका फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 के संदर्भ में सही कथन है। कथन एक है, ये भी कथन वाला सवाल है और इसमें पहला कथन कह रहा है कि बांग्लादेश विश्व का सर्वाधिक प्रदूषित देश है, और दूसरी स्टेटमेंट कह रही है कि नई दिल्ली विश्व की सर्वाधिक प्रदूषित राजधानी तथा भारत विश्व का तीसरा सर्वाधिक प्रदूषित देश है। तो क्या हमारे दोनों कथन सही हैं, या फिर केवल एक कथन सही है, या केवल दो कथन सही है, या फिर एक और दो दोनों ही गलत हैं? तो इसमें भी हमने सही कथन पहचानना है और इसमें हमने बात करनी है विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट की। तो विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार जो बांग्लादेश है वो विश्व का सर्वाधिक प्रदूषित देश है। बांग्लादेश ही विश्व का सर्वाधिक प्रदूषित देश है, तो ये हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। दूसरी स्टेटमेंट में कह रहा है कि नई दिल्ली जो है विश्व की सर्वाधिक प्रदूषित राजधानी है, ये सही है। और भारत विश्व का तीसरा सर्वाधिक प्रदूषित देश है, तो ये भी सही है। यानी कि इसमें हमारे दोनों ही स्टेटमेंट सही हो जाती हैं। बांग्लादेश जो है विश्व का सर्वाधिक प्रदूषित देश भी है और नई दिल्ली जो है विश्व की सर्वाधिक प्रदूषित राजधानी है, तथा भारत जो है तीसरा सर्वाधिक प्रदूषित राज्य है, सॉरी स्टेट कंट्री है। तो इसमें हमारा ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों ये सही हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 के संबंध में हमें असत्य लिखना, सॉरी ये असत्य कथन जो है पहचानना है। तो क्वेश्चन वन है, स्टेटमेंट वन है कि नीति का लक्ष्य 2030 तक 1 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता विकसित करना। ऑप्शन बी है इसके क्रियान्वयन हेतु उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण को नोडल एजेंसी बनाया गया है। ऑप्शन सी कह रहा है कि इस नीति को अग्रिम 5 वर्षों तक की अवधि के लिए मंजूरी प्रदान की गई है। और ऑप्शन डी कह रहा है कि इस नीति को सरकार द्वारा 30% की पूंजीगत सब्सिडी प्रदान की जाएगी। तो इसमें हमें गलत यानी कि असत्य कथन की जो है पहचान करनी है। असत्य कौन सा है वो पहचानना है। तो इसकी जो है इसको क्रियान्वयन तो उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण के द्वारा ही किया जाएगा और उसे नोडल एजेंसी बनाया गया है। ये हमारा सेकंड स्टेटमेंट तो सही है। नेक्स्ट हमारी स्टेटमेंट है कि इस नीति को अग्रिम 5 वर्षों तक की अवधि के लिए मंजूरी प्रदान की गई है। तो हमारी ये स्टेटमेंट भी सही है। नेक्स्ट हमारी स्टेटमेंट है कि इस नीति को सरकार द्वारा 30% की जो है पूंजीगत सब्सिडी प्रदान की जाएगी। ये भी हमारी स्टेटमेंट गलत है। तो हमारी जो पहली स्टेटमेंट है वही गलत है कि नीति का लक्ष्य 2030 तक 1 मिलियन मैट्रिक टन प्रति वर्ष ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता विकसित करना है। तो ये लक्ष्य दो जो है 2030 ना होकर 2028 तक के लिए रखा गया है कि नीति का लक्ष्य 2028 तक 1 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता विकसित करना है। कहाँ कब तक करना है? 2028 तक। कब तक करना है? 2028 तक। तो ये इम्पॉर्टेंट है, यहीं पर वो घुमाएगा हमें और प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो ये याद रखना है कि हमारा इसका लक्ष्य 2028 तक का है और हम हर साल 1 मिलियन मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन की उत्पादन क्षमता विकसित करेंगे। चलिए 13th क्वेश्चन हो गया हमारा। नेक्स्ट चलते हैं 14th क्वेश्चन पे। 14th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टेनिस ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता विंबलडन 2024 के संबंध में सही कथन है। पुरुष एकल का खिताब सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने स्पेन के कार्लोस अल्कराज को हराकर जीता है। और स्टेटमेंट टू है महिला एकल खिताब चेक गणराज्य की बारबरा क्रेजिस्कोव ने इटली की जैस्मिन पालिनी को हराकर जीता है। तो हमारे दो कथन हैं, दोनों में से क्या केवल एक कथन सही है, क्या केवल दो कथन सही है, या ऑप्शन सी एक और दो दोनों सही हैं, या फिर ऑप्शन डी ना तो एक और ना ही दो सही है। तो अब हमें ये पता करना है कि कौन सा कथन सही है और कौन सा गलत है। तो सेकंड स्टेटमेंट में हमारे कह रहा है कि महिला एकल का खिताब चेक गणराज्य की बारबरा क्रेजिस्कोवा ने जीता है जैस्मिन पालनी को हरा के। अब जैस्मिन पालनी इटली की हैं, बारबरा क्रेजिस्कोवा चेक गणराज्य की हैं। ये याद रखना भी बहुत ज़रूरी है कि कौन सा प्लेयर कौन सी कंट्री का है। अच्छा, बारबरा क्रेजिस्कोवा कहाँ की हैं? चेक गणराज्य की। और जैस्मिन पालनी कहाँ की हैं? इटली की। और इसमें जो है विंबलडन, इसमें हमने विंबलडन की बात की है, तो विंबलडन जो है उसमें विमेन में कौन जीता है? बारबरा क्रेजिस्कोवा। ये हमारी स्टेटमेंट सही है। सेकंड स्टेटमेंट पे चलते हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट कहती है कि पुरुष एकल का खिताब सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने स्पेन के कार्लोस अल्कराज को हराकर जीता है। तो हमारी ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि इसमें जो है विनर और विजेता और उपविजेता को एक दूसरे की जगह पे कर दिया है। तो पुरुष एकल का खिताब नोवाक जोकोविच ने ना जीत के कार्लोस अल्कराज ने जीता है और ये जीता है नोवाक जोकोविच को हराकर। तो पुरुष एकल का खिताब विंबलडन 2024 में पुरुष एकल का खिताब जीता है कार्लोस अल्कराज ने। महिला एकल का खिताब जीता है बारबरा क्रेजिस्कोवा ने। कार्लोस अल्कराज कहाँ को बिलोंग करते हैं? वो बिलोंग करते हैं स्पेन को। और बारबरा क्रेजिस्कोवा कहाँ को बिलोंग करती हैं? तो वो बिलोंग करती हैं चेक गणराज्य को। तो इसके हिसाब से हमारी जो है स्टेटमेंट केवल दो है वो सही हो जाएगा और जो वन है वो गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 15 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ये भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। और तो चलिए इसकी स्टेटमेंट्स देखते हैं। इसकी पहली स्टेटमेंट कह रही है कि विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन रोटरडैम नीदरलैंड में किया गया है। और स्टेटमेंट दो कह रही है कि भारत ने वर्ष 2035 के अंत तक 5 MMT की हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता हासिल करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है।
तो इसमें हमारा कौन सा कथन सही है? क्या केवल एक सही है या फिर केवल दो सही है या फिर एक और दो दोनों सही हैं या फिर ऑप्शन डी ना तो एक और ना ही दो सही है। तो इसका राइट आंसर हम देखते हैं अपनी स्टेटमेंट्स। पहली स्टेटमेंट कह रही है कि विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन रोटरडैम नीदरलैंड में किया गया। ये हमारी स्टेटमेंट सही है कि विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन जो है इसका आयोजन किया गया है रोटरडैम नीदरलैंड में। कहाँ किया गया है? रोटरडैम नीदरलैंड में। अब सेकंड को स्टेटमेंट देखते हैं। सेकंड स्टेटमेंट में कहा है कि भारत ने वर्ष 2035 के अंत तक 5 MMT की हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता हासिल करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है, क्योंकि ये लक्ष्य जो है पाँच है। लक्ष्य तो सही है कि 5 MMT की हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता जो है ये इसका रखा है, लेकिन ये किस साल के अंत तक रखा है? ये 2030 तक के लिए रखा है। तो भारत ने 2030 के अंत तक जो है 5 MMT की हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा है। तो इस हिसाब से हमारा कौन सा कथन सही नहीं है? तो केवल दो सही नहीं है। हमारा क्वेश्चन जो है स्टेटमेंट 1 वो सही है, स्टेटमेंट 2 जो है वो सही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 है, निम्नलिखित में से किस राज्य को एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड 2024 में बागवानी के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार प्रदान किया गया? एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड में बागवानी के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसे दिया गया है? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए नागालैंड, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी महाराष्ट्र या फिर ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए नागालैंड में। तो राज्य एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड 2024 दो क्षेत्रों में दिए गए। एक था बागवानी का, जो हमने क्वेश्चन में पूछा है, और दूसरा है कृषि के क्षेत्र में। तो कृषि के बागवानी के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ राज्य दिया गया है नागालैंड को, और कृषि के क्षेत्र में दिया गया है महाराष्ट्र को। तो कृषि में महाराष्ट्र को एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड मिला है और बागवानी के क्षेत्र में नागालैंड को मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि हाल ही में दक्षिण कोरिया में आयोजित फ्रीडम एज फ्रीडम एज 2024 में निम्नलिखित में से किस देश ने प्रतिभाग नहीं किया है? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी दक्षिण कोरिया या फिर ऑप्शन डी अमेरिका। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए भारत। यानी कि भारत ने जो है अभ्यास फ्रीडम एज 2024 में पार्टिसिपेट नहीं किया है। तो किन देशों ने किया है इसमें पार्टिसिपेट? ये एक मल्टीनेशनल यानी कि वैसे तो तीन देश हैं, ट्राइलेटरल है। इसमें कौन पार्टिसिपेट कर रहा है? जापान, दक्षिण कोरिया और अमेरिका। भारत नहीं करता है फ्रीडम एज 2024 में, भारत पार्टिसिपेट नहीं करता है। और जापान, दक्षिण कोरिया और अमेरिका जो हैं ये एक्सरसाइज करते हैं इंडियन ओशन में शांति बनाने के लिए, बैलेंस बनाने के लिए, इंडियन ओशन में बैलेंस बनाने के लिए एक्सरसाइज फ्रीडम एज 2024 जो है वो पार्टिसिपेट किया गया है जापान, दक्षिण कोरिया और अमेरिका के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 है, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में नए 5 जिलों की घोषणा की गई है। अब लद्दाख में जिलों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? तो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में जो है नए 5 जिले बनाने की घोषणा की गई है। तो इसके साथ जो है वहाँ पर अब टोटल कितने ज़िले हो गए हैं? ऑप्शन है, ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 11, ऑप्शन डी 12। तो और पहले हमें पता है कि वहाँ पर 2 ज़िले थे, एक था लेह और एक था लद्दाख। तो अब 2 ज़िलों में हम अगर 5 और जोड़ देते हैं तो हमारे टोटल हो जाते हैं 7, यानी कि हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी 7। अब हमें ये भी देखना है कि 5 वो नए कौन से ज़िले हैं। तो 5 ज़िलों में है, एक है श्याम, नुब्रा, जास्कर, द्रास और चांगथांग। तो 5 जो नए ज़िले बनाए गए हैं वो हैं, एक है श्याम, दूसरा है नुब्रा, तीसरा है जास्कर, चौथा है द्रास और पांचवा है चांगथांग। श्याम, नुब्रा, जास्कर, द्रास और चांगथांग, इन 5 ज़िलों की के बनने से लद्दाख में अब टोटल 7 ज़िले हो गए हैं। चलिए ये हो गया। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक की लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023
कनेक्टिंग टू कम्पीट 2023 के अनुसार भारत 139 देशों में किस पायदान पर है? ऑप्शन हैं ऑप्शन ए 39, ऑप्शन बी 38, ऑप्शन सी 37 या फिर ऑप्शन डी 36। तो हमने किस रिपोर्ट की बात कर रहे हैं? हम कर रहे हैं लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स रिपोर्ट 2023। इसका थीम था कनेक्टिंग टू कम्पीट। इसका थीम क्या था? इसका थीम है कनेक्टिंग टू कम्पीट 2023। इसको कौन रिलीज़ करता है? इसको रिलीज़ करता है वर्ल्ड बैंक। इसमें टोटल कितने देशों को देखा जाता है, इवेलुएट किया जाता है? तो 139 देशों को इवेलुएट किया जाता है। लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 को रिलीज़ किया वर्ल्ड बैंक ने। इसका थीम था कनेक्टिंग टू कम्पीट और इसमें 139 देशों को इवेलुएट किया गया। तो इंडिया की रैंक इसमें क्या थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 38। इंडिया का रैंक था 38, यानी कि लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स रिपोर्ट 2023 में इंडिया का रैंक है 38। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या कहा गया है कि हाल ही में भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस वर्ष तक नक्सलवाद को पूर्णतः समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो भारत सरकार ने नक्सलवाद को ख़त्म करने के लिए एक लक्ष्य रखा है। तो ये लक्ष्य कौन से साल तक है? क्या ये ऑप्शन ए वर्ष 2023 तक है, ऑप्शन बी वर्ष 2028 तक है, ऑप्शन सी 2026 तक है या फिर ऑप्शन डी वर्ष 2029 तक है? तो नक्सलवाद हमको पता है कि हमारे जो सेंट्रल एरियाज़ हैं, जैसे झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश का कुछ हिस्सा बिहार का, यहाँ पर कुछ ज़्यादा तेज़ी से फैला हुआ है और ये अभी भी प्रेजेंट है। ये स्टार्ट वेस्ट बंगाल से हुआ था तो जो है, लेकिन अब ये ज़्यादा यहाँ पर है। तो इसको ख़त्म करने के लिए भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी ने घोषणा की है कि इसे वर्ष 2026 तक, यानी वर्ष 2026 तक जो है पूर्णतः समाप्त कर दिया जाएगा और इसलिए इसका लक्ष्य जो है वर्ष 2026 तक का रखा गया है। तो आज के हमारे इतने ही क्वेश्चंस थे। हम नए क्वेश्चंस के साथ कल मिलेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं अगली वीडियो डालूं तो आपको बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिलती रहे, आपको पता चल जाए कि मैंने कब वीडियो डाली है। और इस साथ ही में इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। हमने आज 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स या फिर क्वेश्चंस करे हैं जिनसे क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बन जाती है। तो आप अपने जो है अपने आंसर जो है कि आपने कितने 20 में से कितने आपके सही थे, आप जो है उसको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इसी के साथ थैंक यू, मिलते हैं सायोनारा नेक्स्ट वीडियो में।